नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। तो ड्रैगन एक बार फिर से तिलमिला उठा है। एक बार फिर से चीन की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। दरअसल आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और तिब्बत के धार्मिक आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा के बीच एक मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात को लेकर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने सीधे तौर पर अपनी सरकारी मीडिया के हवाले से एक बयान जारी किया है। कहा गया है कि भारत इस वक्त बिगड़ैल बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है। भारत को कोई अधिकार नहीं है कि वो हमारे आंतरिक मामलों में दखल दे। इतना ही नहीं, उसने ट्रंप का भी उदाहरण दे डाला कि विश्व गुरु कहा जाने वाला अमेरिका को भी चाइना ने वन चाइना पॉलिसी पर सीधे तौर पर एक बड़ा जवाब दिया था और ट्रंप इस बात को समझ गए। जल्द ही उन्होंने चीन के प्रति अपने रुख को बदल लिया और यही बात भारत को भी समझनी होगी। साफ है कि चीन भारत का एक रणनीतिक साझेदार रहा है, समय समय पर दोस्ती की गाथाएं गढ़ता रहा है, गाता रहा है, लेकिन असलियत में मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत चीन पर पूरी सटीक बैठती है। और यही वजह है कि एक बार फिर से चीन ने दोस्त दोस्त कहकर दुश्मनी की भाषा का इस्तेमाल किया है। इसके क्या मायने लगाए जाएं? भारत अब इस भाषा का, इस वाक्य का, इस व्यवहार का क्या जवाब देगा? किस रणनीति के तहत जवाब देगा? आज हम इसी पहलू पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ करते हैं। तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा की हाल में ही राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ये भी लिखा है कि भारत को मंगोलिया से कुछ सीखना चाहिए। दरअसल मंगोलिया ने अपने देश में दलाई लामा के दोबारा एंट्री करने पर रोक लगा दी गई है। इसी बात का उल्लेख करते हुए चीनी अखबार ने भारत पर तंज कसा है। अखबार ने लिखा है कि अमेरिका को भी चीन के मामले में फैसला लेने में 2 बार सोचना पड़ता है। तो फिर इंडिया की इस मामले में क्या बिसात है? इंडिया बिना सोचे समझे फैसले लेता रहा है। अखबार ने यह भी लिखा है कि भारत में एक महान देश बनने की क्षमता है, लेकिन देश का विजन अदूरदर्शी है। भारत ने चीन के खिलाफ वक्त बेवक्त दलाई लामा कार्ड का इस्तेमाल किया है, जो हमेशा बेकार रहा। इंडिया चीन के किसी मामले में दखल नहीं दे सकता। यह भारत के बूते से बहुत बाहर की बात है। अखबार ने अमेरिका के नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी उदाहरण देते हुए लिखा कि चीन और ट्रंप के बीच जो वकाया हुआ, उससे भारत को सीख लेनी चाहिए। दलाई लामा इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति से मिले थे। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सतार्थी के चिल्ड्रन फाउंडेशन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दलाई लामा राष्ट्रपति भवन गए थे। चीन ने जब इसका विरोध किया था तो भारत ने उसे खारिज कर दिया था। भारत ने कहा था कि दलाई लामा सम्मानित नेता हैं और यह मुलाकात एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान हुई है। चीन भारत को बिगड़ैल बच्चा तो बता रहा है, लेकिन एनएसजी के मुद्दे से लेकर पाक की बिना वजह तरफदारी की हिमाकत कर रहा वे साबित करना चाहता है कि वह भारत से श्रेष्ठ है। उसे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के नजरिए का कोई ख्याल ही नहीं। ऐसा कर भले ही वे अपने आप को अमेरिका के समक्ष रखना चाहता है, लेकिन भारत भी तिब्बत और अरुणाचल के मुद्दे पर जिस तरह से चीन को नजरअंदाज कर रहा है, उससे साबित होता है कि भारत चीन को उसकी औकात बताने के प्रति प्रतिबद्ध है। चीन भारत से नाराज हो सकता है, लेकिन भारत की जरूरत उससे ज्यादा है, क्योंकि चीन को पता है कि भारत से व्यापारिक रिश्ते खराब हुए तो एशिया में उसके व्यापारिक सहयोगी कम हो जाएंगे। चीन विरोधी गतिविधियों को भारत में बढ़ावा मिलेगा। तिब्बत के मुद्दे का फिर से अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा। भारत की तरफ चीन पाक की दोस्ती को प्रोपोगेट किया जाएगा। चीन की छवि आतंक को बढ़ावा देने वाले देश की होगी। इससे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में चीन की किरकिरी होगी। सुदर्शन न्यूज के लिए रीति के साथ प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट। तो तमाम तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस को चीन समझता है, जानता है, लेकिन फिर भी क्या करे? दरअसल बिगड़ैल बच्चा भारत नहीं, बिगड़ैल बच्चा तो चीन है, जो सही समय पर सही चीजों को समझने और भारत की मजबूती, भारत की स्थिति का आकलन करने में कहीं से गड़बड़ा रहा है।
चलिए, इस वक्त मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीके खन्ना साहब जुड़ रहे हैं। उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं इस मुद्दे के तमाम पहलुओं को। बहुत बहुत स्वागत है बीके खन्ना साहब। मेरा सीधा सवाल होगा, ये जो एक स्टेटमेंट दिया गया ग्लोबल टाइम्स के जरिए कि भारत बिगड़ैल बच्चे जैसा व्यवहार कर रहा है, अब क्या माना जाए, बिगड़ैल बच्चा भारत हो गया है या वाकई चीन बिगड़ैल बच्चे जैसा व्यवहार कर रहा है? क्योंकि वो जानता है कि भारत आज कहीं ज्यादा, पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में है और आज भारत चाहे तो चीन को उसकी असली हैसियत बता सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि आज अभी इंडिया वो नहीं है जो 1962 के अंदर था। वैसे देखा जाए तो ये जो चाइना जो है इस तरह की हरकत जो है करता रहता है, चाहे वो कोई भी जो अरुणाचल प्रदेश से है या लद्दाख एरिया से है जो चाइना में जाना चाहता है तो उनके वीज़ा नहीं देता है, और कोई कईयों को वीज़ा देता है तो कागज से ऊपर वीज़ा देता रहता है। ये इस तरीके से जो है वो आमतौर पर वो कार्य करता रहता है। आई थिंक इसका कोई ध्यान नहीं हमें देना चाहिए। ये तो सिर्फ एक फर्जी तौर पे करता रहता है कि चलो ठीक है, उनको कुछ ना कुछ तो दिखाना चाहिए। ये ना हो कि वो कल को समझ लेंगे कि आपने तो कुछ कहा ही नहीं, हमने तो जो है उस टाइम के अंदर आपके राष्ट्रपति से मिल भी गए थे, तब भी आपने कुछ नहीं कहा, तो ठीक है, ये तो गई बात हो गई है। तो इसलिए हर इस तरीके की जो बातें जब भी होती है तो कुछ ना कुछ वो करता है, और ये एक ही बारी के अंदर आकर अखबार के अंदर आकर ये खत्म हो जाएगा। दूसरी बात ये मैं और कहना चाहूंगा कि ये जो चाइना है उसको हमारे, बल्कि हम कहेंगे कि वो इंटरनल जो है उसके अंदर दखल दे रहा है, क्योंकि हमें चाइना से नहीं पता करना है कि किससे वो मिलाप करे हमारा राष्ट्रपति। ये हमें उनसे जाके थोड़ा पता करना पड़ेगा। ये हमारा, वी आर इंडिपेंडेंट, उनसे को हमारे से सीखने पड़ेगी। डेमोक्रेसी हमारे पास में है या उनके पास में है? बिल्कुल निश्चित रूप से ये चाइना डिसाइड नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात जो एक एग्जाम्पल दिया है चाइना ने, बहुत हास्यास्पद लगता है, मंगोलिया का एग्जाम्पल दिया। मंगोलिया की मजबूरी है कि वो चीन का समर्थन करेगा, क्योंकि मंगोलिया की तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चीन पर टिकी हुई है। लेकिन चीन ये भूल चुका है कि भारत उसके लिए एक बड़ा मार्केट है। अगर भारत चाहे तो चीन की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से हिला सकता है, डगमगा सकता है अपने स्ट्रैटेजी के जरिए। आज ही मैं अभी देख रहा था कि उनका ये एक बहुत बड़ा एक जो है इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो अपने वहां से हटाकर चाइना से वो अमेरिका के अंदर शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि वो कहता है कि यहाँ पर हमारे पास में टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं वो पर निकालने के लिए। तो उनको चाहिए कि पहले अपना घर देखो, बजाय के दूसरे के ऊपर जो पत्थर मारने के बजाय। तो चेक कर आप अपने उनके हालात जो है अभी टाइम के अंदर, कल भी मैं इसके ऊपर बातचीत कर रहा था कि उनके चाइना के जो इकोनॉमिक जो है इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, और वो है ज्यादातर कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर, वो बिल्डिंग वर्क वगैरह के अंदर है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि जो है ये ना हो कि कई जो इतनी बड़ी मार्केट इंडिया के अंदर है वो भी उसके अंदर होते, तो वो अपना थोड़ा सा ऊपर रखना चाहता है अपने आप को। बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप को वो सीधे तौर पे ये उसका डर ही है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत का हस्तक्षेप पूरी तरह से हो जाए। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, कहीं चाइना को ये डर तो नहीं है खन्ना साहब की पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं कि बलूचिस्तान के मसले पर भारत खुलकर समर्थन कर रहा है, बलूच नेता यहाँ आते हैं, बलूच नेताओं से मुलाकात होती है हमारे देश के प्रधानमंत्री की, तो बलूचिस्तान के मसले पर जिस तरीके से भारत ने खुलकर समर्थन करना शुरू किया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चीन को भी डर है कि तिब्बत संघर्ष आंदोलन जो वर्षों से चल रहा है, अभी तक तो भारत ने उस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस आंदोलन का समर्थन नहीं किया, लेकिन बलूचिस्तान के समर्थन के बाद कहीं चीन को डर तो नहीं है कि तिब्बत संघर्ष आंदोलन के साथ भी भारत अगर खड़ा हो जाता है तो चीन के लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी? चीन की जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो सीपीईसी जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक जो कॉरिडोर उन्होंने बनाया है, ऊपर से तिब्बत से लेकर गदर पोस्ट तक है, वो बलूचिस्तान के अंदर से होकर जा रहा है। और उसके मैं आपके पास आऊंगी, मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को कंटिन्यू करूंगी। इस बीच मेरे साथ जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट कमर आगा साहब भी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। कमर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और आपने भी निश्चित रूप से ग्लोबल टाइम्स के इस स्टेटमेंट को देखा होगा कि चीन कहता है कि भारत बिगड़ैल बच्चे जैसा व्यवहार कर रहा है। दरअसल दलाई लामा और राष्ट्रपति की मुलाकात को लेकर यह स्टेटमेंट दिया गया है। तो सही मायने में बिगड़ैल बच्चा कौन है?
चीन जिस तरीके से स्टेटमेंट दे रहा है, चीन शायद भूल गया है कि भारत चीन से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में है, वो जब चाहे किसी से भी मुलाकात कर सकता है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट के क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, चाइना जो है वो हमेशा बच्चों से तुलना करेगा, छोटा दिखाने की कोशिश करेगा। इस किस्म की बातें ये पहले भी कर चुके हैं। उनके न्यूज़पेपर्स, उनकी जगहें, अपने को बड़ा दिखाना और मैच्योर दिखाना, अपने को उनका कि वो बड़ी शक्ति है और भारत बड़ी शक्ति बन सकता है, मगर विजन नहीं है जैसे उनके पास विजन है। भारत में डेमोक्रेसी है, इसलिए वो बहुत ज्यादा सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया की, इसलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट कोई नए नहीं है, पहले भी चाइना इस तरह के व्यंग करता रहा है भारत के ऊपर, और ये इसको बहुत सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए। मैं नहीं लेकिन सर, समझता आज के हालात में, आज के वक्त में जो हालात बदले हैं, हम देखते हैं कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान को लेकर जिस तरीके से भारत का समर्थन मिल रहा है, तमाम तरीके से, कहीं चाइना को इस बात का डर तो नहीं है कि कहीं तिब्बत संघर्ष आंदोलन को भी अगर भारत का ऐसा ही समर्थन मिला तो चीन के लिए अपने यहाँ ही अंदर अपने लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। ये एक उनके सामने बड़ी समस्या है, इसलिए कि तिब्बत का यूथ जो है वो कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। अभी तक तो वो ऑटोनॉमी की बात करता था, लेकिन नया यूथ जो लड़का है वो सेसेशन की भी बात करना उसने शुरू कर दी। वो अलग होना चाहता है। वो उसका मानना ये है कि उसको चाइना कभी भी ऑटोनॉमी नहीं देगा। वो उसके एक स्टेप बढ़ के बात करना शुरू कर दी है। दूसरी तरफ ये है कि बलूचिस्तान, फिर उसके अलावा ऑक्युपाइड टेरिटरीज जो हैं जम्मू एंड कश्मीर की, जैसे गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ से ये हुंजा वगैरह से होके रोड जा रही है, सीपी पाकिस्तान चाइना सीपेक को लेकर इकोनॉमिक कॉरिडोर वाली, ये इसके ऊपर भी, वहाँ पे भी काफी विद्रोह हो रहा है। वहाँ के लोकल लोग दोनों जगह इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उससे एक बड़ी समस्या चाइना के लिए, क्योंकि चाइना ये जानता है फिलहाल तो पाकिस्तान ने वहाँ पे कई डिवीजन फोर्सेस लगा दी हैं, अपने को डिप्लॉय किया है, मगर ये कि इतनी बड़ी रोड, पाइपलाइन, रेलवे ट्रैक वहां से गुजरेगा, उसको आर्मी हमेशा डिफेंड नहीं कर सकती। तो सर, ऐसे में भारत की तरफ से जो अगर चाइना इस तरह से ओपन चैलेंज कर रहा है, तो भारत को नहीं लगता कि भारत को अब जरूरत है एक नई स्ट्रैटेजी के साथ चाइना को जवाब देने का? क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगातार ये देखा गया है कि भारत की विदेश नीति में अभी तक तिब्बत का समर्थन शामिल नहीं था। तिब्बती धर्मगुरु को जरूर संरक्षण दिया जाता है, तिब्बत के लोगों को संरक्षण दिया जाता है, लेकिन विदेश नीति में समर्थन को कहीं जगह नहीं दी गई थी। तो क्या भारत अब समर्थन को जगह देकर अपनी नीति में चाइना को एक बड़ा सबक सिखा सकता है? क्या इस स्ट्रैटेजी को अपनाना चाहिए? देखिए, कई चीजें हैं, ये बड़ा डेलिकेट मसला है। पहली बात तो ये कि दलाई लामा का जो ग्रुप यहाँ पे मौजूद है उसको पूरी सपोर्ट भारत की है, और उनकी गवर्नमेंट इन एग्जाइल यहाँ पे है, उनका पूरा पैराफर्नेलिया यहाँ पे मौजूद है। भारत उनको सपोर्ट देता है और उनको मानता है। दूसरी तरफ ये कि भारत का मानना ये है कि तिब्बत जो है ये एक ऑटोनोमस रीजन है चाइना का, इसमें बदलाव अगर चेंज लाया जाए तो संभव हो सकता है। ये भारत ये अगर कहे कि तिब्बत जो है वो ऑटोनोमस रीजन नहीं है, इज सेपरेट एंटिटी, तो मैं समझता हूँ कि वो सही भी वही बात है। तो उससे ये होगा कि पहले दलाई लामा को भी कन्विंस करना पड़ेगा, और वो कहाँ तक जाते हैं ये जरा से समझने की बात है। और दूसरी बात ये कि स्ट्रेटजीज में चेंजेस आ रहे हैं। काफी प्रोएक्टिव पॉलिसी पिछले 2-2.5 साल में अडॉप्ट हुई है। जैसे साफ साफ अब बात की जाती है गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ के ऊपर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, खासतौर से बलूचिस्तान की, स्टेप बाय स्टेप चला जाता है, एकदम से जंप नहीं किया जाता। पब्लिक ओपिनियन, इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन धीरे धीरे मोबिलाइज की जाती है। पहला स्टेप जो मोदी सरकार ने लिया वो ह्यूमन राइट्स का लिया, और उसके ऊपर बड़े अच्छे
नतीजे एक निकल बहुत के अच्छी आए, बात पूरी कमर दुनिया साहब से आपने कही, सपोर्ट बहुत मिली। अच्छी बात कही। ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि चीन में ही, जहां पर खासतौर से तिब्बत आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, वहां पर चीनी सेना ने किस बर्बरता के साथ लोगों को तकलीफ देना शुरू किया है, अपने बूटों से कुचलते हैं, तमाम तरीके से मारपीट होती है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत अगर इस मसले को उठाता है, मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात करता है, जैसे कि पाकिस्तान के लिए कहा जाता है, पीओके के लिए कहा जाता है, अगर चाइना को लेकर भी इस मसले को उठाया जाए तो कहीं ना कहीं से चाइना दबाव में आएगा और एनएसजी वाले मसले पर हमारे लिए एक रास्ता खुलेगा, चाइना विरोध नहीं करेगा? जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि जैसे स्टेप बाय स्टेप चला जाता है, जिस तरीके से हम लोगों ने वहां पे बलूचिस्तान में किया, जो आपने अभी कहा बिल्कुल सही है, मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूँ कि हमको भी ह्यूमन राइट्स जो वायलेशन वहां पे हो रहे हैं उसका खुल के पहले समर्थन करना होगा, जैसे कि पूरी दुनिया उसमें पहले से कर रही है। यूरोप, अमेरिका लगातार वहां पे बोल रहे हैं, उसके फेवर में बोल रहे हैं। भारत को भी मैं समझता हूँ सोचना चाहिए इस तरह की बातें, और मैं समझता हूँ कि हम लोग को थोड़ा धीरज रखना चाहिए। यानी स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेने की बात कमर आगा साहब की तरफ से की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण राय हमारे बीच रखने के लिए। मैं अब रिटायर्ड ब्रिगेडियर बी के खन्ना साहब के पास आना चाहूंगी। खन्ना साहब, खास तौर से हमने अभी कमर आगा साहब को भी सुना कि स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेने की बात कही जा रही है, किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दबाव बनाया जाए उसकी बातें हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक पहलू जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका जैसा देश जो अपने आप को दुनिया का दादा कहता है, आज हमने देखा कि वन चाइना पॉलिसी को लेकर जिस तरीके से ट्रंप ने पहले स्टेटमेंट दिया, लेकिन चीन की प्रतिक्रिया को देखते हुए अपने स्टेटमेंट में थोड़ी नरमी भी उन्होंने बरती। तो ये जो एक तस्वीर उभरी कि अगर अमेरिका जैसा देश चाइना से टक्कर लेने में 4 बार सोचता है, तो क्या भारत आज उस स्थिति में है कि अगर चाइना से टकराव होता है तो एक बार फिर से चाइना को मुंह की खानी पड़ सकती है? देखिएगा, ये जो अमेरिका के अंदर उन्होंने जो कहा है, अभी ट्रंप ने प्रेसिडेंट टेक ओवर नहीं किया है, और आपने देखा होगा कि इलेक्शन के दौरान भी और उसके बाद के अंदर भी कई उन्होंने स्टेटमेंट वगैरह जो दिए हैं वो कि उनको पूरी जानकारी नहीं है उसके बारे में। तो अभी वैसे ट्रंप उन्होंने जैसे डायरेक्टली जो है ताइवान के प्रेसिडेंट वगैरह से बात वगैरह करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो कर दी उन्होंने। तो ये जो है, ये उन्होंने जो अभी कह रहे हैं वो अमेरिका की पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए। वो अमेरिका की पॉलिसी बाद में आएगी जब वो टेक ओवर करेंगे और उनको अच्छी तरह से ब्रीफ कर लिया जाएगा, और उसके बाद में वो जो स्टेटमेंट देते हैं तो वो अमेरिका की स्टेटमेंट होगी। अभी जो है वो स्टेटमेंट वो यहाँ पे इंडिविजुअल तौर पे दे रहे हैं। दूसरी बात रही कि ये अमेरिका जो है, हमें जो है चाइना की पॉलिसी क्या करनी चाहिए। एक चीज मैं कहूंगा कि थोड़ा सा हम अपना हाथ नीचे पीछे कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि अभी जी मुझे लगता है शायद तकनीकी दिक्कतों की वजह से खन्ना साहब चलिए, खन्ना साहब के पास हम दोबारा जाने की कोशिश करेंगे। इतना जरूर है कि इस पूरे मसले पर चीन जो स्टेटमेंट दे रहा है, चीन जिस तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा है, चीन शायद ये भूल चुका है कि भारत आज पुराने वाला भारत नहीं है। भारत आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धमक और चमक सबको दिखा चुका है। यहाँ तक कि अमेरिका भी अब सीधे तौर पर भारत को मजबूत स्थिति में देखते हुए भारत का समर्थन करता है। चीन की भी कहीं ना कहीं से मजबूरी है कि वो भारत का वाक्यों के जरिए, शब्दों के जरिए, अपनी बात के जरिए जरूर विरोध करता है, लेकिन वो समझता है कि अगर ज्यादा विरोध किया तो उसे खुद मुंह की खानी पड़ सकती है, क्योंकि भारत के साथ जो उसके व्यापारिक रिश्ते हैं अगर वो खराब हो जाते हैं तो एशिया में उसके जो व्यापारिक सहयोगी हैं वो कम हो जाएंगे। चीन विरोधी गतिविधियां जो भारत में, जैसे कि हम देखते हैं कि हिमाचल और अरुणाचल में जो तिब्बत संघर्ष से जुड़े हुए लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो उन गतिविधियों को और ज्यादा बढ़ाएंगे और भारत का भरपूर समर्थन उन्हें मिलेगा। बलूचिस्तान में जिस तरह से बलूचिस्तान के मसले पर भारत का समर्थन उनके साथ है, बलूचों के साथ है, ठीक उसी तरह तिब्बत के साथ भी, तिब्बत के मसले पर भी तिब्बतियों के साथ का समर्थन चीन के लिए एक आंतरिक मुसीबत खड़ी कर सकता है। वहीं इस मुद्दे को लेकर अंतर्राष्ट्रीयकरण ज्यादा होने लगेगा, ज्यादा से ज्यादा इस मसले की बात होने लगेगी। अभी कुछ ही मंचों पर होती है, लेकिन अगर ये मसला ज्यादा उठता है तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चीन का
बॉयकॉट शुरू हो जाएगा। भारत की तरफ से चीन की छवि साफ तौर से आतंक को बढ़ावा देने वाले देश की आसानी से भारत की तरफ से किया जा सकेगा, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हर कोई देख रहा है। चीन लगातार मसूद अजहर के मसले पर हमने देखा कि उसे आतंकवादी घोषित करने को लेकर यूएन में चीन ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया, एनएसजी में भारत के सामने रोड़े अटकाए। वहीं दूसरी ओर सीपेक के मसले पर हम देख रहे हैं कि भारत, चीन और पाकिस्तान साथ साथ है। तो ऐसे में भारत को एक मजबूती मिलेगी कि चीन को वो आतंक को बढ़ावा देने वाले देश के रूप में उसकी छवि को प्रेजेंट कर सके, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में चीन की इससे किरकिरी भी होगी। एशिया का गुरु बनना चाहता है वो, और विश्व गुरु के तौर पर आने वाले वक्त में अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहता है। लेकिन अगर भारत के प्रति वो ज्यादा तल्ख तेवर दिखाएगा तो उसे ही नुकसान होने की संभावना ज्यादा है। बीके खन्ना साहब हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। बीके साहब, मैं लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगी कि भारत को क्या करना चाहिए ऐसे हालत में? मैं तो ये कहूंगा कि भारत को इसको तो इग्नोर करना चाहिए, और इतना ही कहना चाहिए कि ये हमारा आंतरिक मामला है, और इसके अंदर जो है चाइना को कोई हक नहीं है कि इसके बारे में कहे, और वो अपना ही आप जो है देश के अंदर जो हो रहा है उसके ऊपर ध्यान दे, रादर देन जो है इंडिया के अंदर क्या हो रहा है रखने के लिए। और इसका जितनी ज्यादा इसका कर सकते हैं उससे ज्यादा उसे मतलब देना चाहिए, जितना भी हम उसे कह सके कि ओके ये आपने गलत जो कमेंट दिए हैं इस तरीके से आइंदा से नहीं आने चाहिए, ताकि वो आइंदा से भी इस तरीके से ना कर सके। पर हालांकि वो बाज नहीं आएगा, ये हमको पता है, पर उसलिए ठीक है एक राजनीतिक तौर के ऊपर जो है इसका जो है विरोध जरूर करना चाहिए, इसमें जरूर कहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बीके खन्ना साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण राय हमारे बीच रखने के लिए। कुल मिलाकर बिगड़ैल बच्चा भारत को कहता है चीन, लेकिन सही मायने में बिगड़ैल तो चीन है, जो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि भारत के आगे अब उसकी कोई हैसियत नहीं है। भारत चाहे तो यूं चुटकियों में चीन को सबक सिखा सकता है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो पहले शांति की पहल को आगे रखता है। अगर चीन शांति की भाषा नहीं समझता तो भारत उसे उसकी भाषा, उसी के नजरिए से, उसी की भाषा में सबक देने को भी तैयार है। चलिए, आज बस इतना ही। प्राइम टाइम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।